स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथड ऑफ साइकोलॉजी में जो हमारा लास्ट रिसर्च मेथड है आज वो है जी मेटा एनालिसिस मेथड। मेटा एनालिसिस मेथड जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, रिसेंट मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। मेटा एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर देखें तो क्वांटिटेटिवली कंबाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द मल्टीपल रिसर्चेस एंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इज नोन एज मेटा एनालिसिस। ठीक है, यानी कि बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका ओवरव्यू क्या बनता है कि डिफरेंट टाइप की रिसर्चेस की हैं, यानी कि जितने भी हमने रिसर्च मेथड बताए हैं उनमें से डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं। अब एक टॉपिक के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई हैं सबके जो रिजल्ट्स हैं उनको एक जगह पर कंबाइन किया जाता है और आफ्टर कंबाइन उनको अगेन जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है, अगेन उनका जो है वो एनालिसिस किया जाता है और देन जो है वो एक फाइनल स्टेटमेंट सामने आती है, एक फाइनल रिजल्ट सामने आता है। उसको हम कहते हैं कि ये मेटा एनालिसिस प्रोसीजर है। मेटा एनालिसिस की जो टर्म है ये साइंटिस्ट थे ग्लेस साइंटिस्ट ने 1976 के अंदर सबसे पहले मेटा एनालिसिस की टर्म यूज़ की थी और मेटा एनालिसिस को बेसिकली एनालिसिस ऑफ एनालिसिस कहा जाता है, यानी कि पहले से रिसर्च की हुई चीज़ पे दोबारा से रिसर्च करना और अगेन जो है वो उसका रिजल्ट निकालना, ये जो है वो मेटा एनालिसिस की टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। मेटा एनालिसिस जो है ये मतलब इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जितने भी स्टडीज़ होती हैं, बहुत सारे स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स होते हैं ये उनको एक ही जगह पर कंबाइन करता है, यानी कि एक टॉपिक के ऊपर जितनी भी स्टडीज़ हुई होती हैं उनका सबका जो डाटा होता है वो एक ही पॉइंट पे जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मेटा एनालिसिस के थ्रू जो डाटा होता है उसको समराइज़ किया जाता है, जो डिफरेंट लोगों ने काम किया होता है उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है ताकि नेक्स्ट कोई भी जो कंसर्न पर्सन है उसको स्टडी करने में ईजी हो और वो उसको अलग-अलग जो है वो उसको स्टडी ना करना पड़े। मेटा एनालिसिस जो है इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहा जाता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा होता है वो इसके जरिए इंडिविजुअल स्टडी के जरिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको जो है वो इंटीग्रेशन पर्पस के लिए, फाइंडिंग के लिए, यानी कि उसको फाइंड करना इजी हो, उसको नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसको इजीली स्टडी कर सके, इसलिए इस पर्पस के लिए वो जो डाटा होता है उसको एक जगह पर कंबाइन करवा दिया जाता है। अब मेटा एनालिसिस की स्टडी जो होती है ये जो है वो सिलेक्टिंग स्टडी होती है, यानी कि सिमिलर वेरिएबल या सिमिलर पॉपुलेशन को जो सिलेक्ट किया जाता है उसके बाद इसको स्टडी किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जिनके थ्रू मेटा एनालिसिस की स्टडी कंप्लीट होती है। उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस को डिफाइन करना, देन स्टडी को लोकेट करना, डाटा इनपुट करना, देन फैक्ट साइज को कैलकुलेट करना और जो वेरिएबल है उनका एनालिसिस करना, उनको एनालाइज करना। सबसे पहला स्टेप है जी हाइपोथेसिस को डिफाइन करना, यानी कि जो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर स्टडी करनी है एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होनी चाहिए और जो स्टेटमेंट है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए आपस में, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने डेफिनेशन में देखा है कि डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ को कंबाइन करना है। तो जो स्टडी की जा रही है, जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो प्रीवियस जो स्टडीज़ हैं उनके साथ लिंक्ड हो, उनसे बिल्कुल सेपरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जो रिसर्चर होते हैं उसको काफ़ी केयर करनी पड़ती है कि वो अपनी स्टेटमेंट को, अपने हाइपोथेसिस को किस तरह से जो है वो डिफाइन करे कि वो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे। अब हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि रिसर्चर जो है वो स्टडीज़ को लोकेट करेगा। स्टडीज़ को लोकेट करने का है कि उसको लिटरेचर को स्टडी करेगा और प्रीवियस जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनको देखा जाएगा, उनको समराइज़ किया जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर इस पॉइंट तक, इस हद तक जो है वो काम हो चुका है और नेक्स्ट जो है वो हमने ये वाला काम करना है। जो प्रीवियस वर्क होते हैं, जो प्रीवियस लिटरेचर में पब्लिश हो चुका होता है या रिसर्च हो चुकी होती है, उसको दोबारा से जो है वो रिव्यू नहीं किया जाता, दोबारा से नहीं किया जाता, उसको एज इट रहने दिया जाता है और जो नेक्स्ट यहाँ से उसने छोड़ा होता है वहाँ से जो है वो नेक्स्ट जो रिसर्च होती है उसको स्टार्ट कर लिया जाता है। देन होता है जी डाटा को इनपुट करना है, यानी कि जो एम्पिरिकल फाइंडिंग्स हैं जो कि हमने स्टडी के जरिए जो है वो फाइंड की है, प्राइमरी स्टडीज़ के जरिए फाइंड की है, उसको डाटाबेस के अंदर इनपुट किया जाता है। ठीक है, पी वैल्यू जो है उसको, यानी कि जो डाटा होते हैं ये पी वैल्यू और फैक्ट साइज की बेस में जो है वो होता है।
उसके बाद इफेक्ट साइज उसका करना है, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट जो है वो उसका कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो स्टैटिस्ट होता है उसको कॉमन मैट्रिक के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट की जाती हैं और सैंपल साइज वगैरह उसका देखा जाता है, सारा उसकी टेंडेंसी, इंटरवल्स, उसका कॉन्फिडेंस वगैरह सारी चीज़ को देखा जाता है और ओवरऑल जो उसका इफेक्ट होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद उसके जो वेरिएबल है उनको एनालाइज किया जाएगा। अगर वेरिएबल के अंदर हेटेरोजेनिटी है, यानी कि अगर उनके अंदर किसी किस्म का इख्तलाफ आ रहा है, रिजल्ट के अंदर किसी किस्म की जो है वो इख्तलाफ राय है, कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं आपस में साइंटिस्ट के, तो उसको एक दफ़ा से देखा जाएगा और उसको स्टडी किया जाएगा कि वो ऑब्जेक्शन किस बेस पे है, आया उनको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसमें देख सकते हैं कि जो है वो कैंसर के, अगर हम पेशेंट, कोई भी कैंसर का पेशेंट है उसकी अगर हम सर्च करें तो हर जो कैंसर का पेशेंट है उसका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। अब अगर हमने ये हमारा टॉपिक ये है कि हमने कैंसर पेशेंट के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करनी है, तो जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की जाएगी और आफ्टर स्टडी जो इंडिविजुअल रिसर्च होगी उस सबको कंबाइन करके जो है वो एक फाइनल स्टेटमेंट दी जाएगी कि कैंसर की डिजीज़ के केस में ये बिहेवियर होता है पेशेंट्स का। ठीक है, ये जी आपका मेटा एनालिसिस का टॉपिक है, इसके साथ ही आपका रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।